तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के बारे में। जिसे आपको पता है हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी और उसके हम 3 चैप्टर आपके कंप्लीट कर चुके हैं। 3 चैप्टर हमने कौन कौन से किए थे? सबसे पहले हमने किया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसके बाद हमने किया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके बाद बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एंड 4th चैप्टर है हमारे पास ये वाला जिसका नाम है excretory products and their elimination। अब हम इस पूरे चैप्टर में इसी के बारे में ही बात करेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, और अगर हमें उनको एलिमिनेट करना है तो उसके लिए हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में क्या होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या है? कुछ चीजों का ब्रेकडाउन होता है, मतलब कैटाबॉलिज्म, और कुछ चीज बनती है, दैट इज एनाबॉलिज्म। लेकिन हमारी बॉडी में जब भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है तो मेटाबॉलिक रिएक्शन होने के साथ साथ क्या होता है, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। तो अब ये जो बाय प्रोडक्ट जो रिलीज हो रहा है वो क्या होता है, या तो मेटाबॉलिज्म की वजह से रिलीज होते हैं, या जब किसी भी चीज का हम एक्सेस में ही इंजेस्ट कर जाते हैं। इंजेक्शन होता है किसी भी चीज को हम एक्स्ट्रा अमाउंट में इनटेक कर पा रहे हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल जो एक्यूमुलेट हुए हैं, 2 रीजन की वजह से, या तो मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से, और सेकेंड है एक्सेस इंजेक्शन की वजह से। हमें उन सब्सटेंस को क्या करना है, रिमूव करना है। अब रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ ऑर्गन चाहिए। लेकिन अगर हम उन चीजों को रिमूव करना चाहते हैं, पहली बात तो उस रिमूव करने वाले प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। और जो ऑर्गन, अगर हम अपनी बात करते हैं ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में वो जो ऑर्गन हेल्प करता है ना एक्सक्रीशन में, उसको बोलते हैं किडनी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पे फ्लो चार्ट आपको एक आइडिया दे देती हूँ। मैंने क्या बात की अभी कि जो अगर हम अपनी बात करें, अपनी बॉडी की बात करें, तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे आयंस क्या होते हैं, और बहुत सारे, एक स्पेसिफिक अगर वे में मैं बोलूं तो नाइट्रोजीनस वेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, ये प्रोड्यूस होती है। अब ये सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही है, या ये समझ लो कि हमारी बॉडी में क्या होती है, एक्यूमुलेट हो जाती है। रीजन क्या है? रीजन है मेटाबॉलिज्म। जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो इन सारी चीजों ने तो प्रोड्यूस होना ही होना है। और सेकंड रीजन क्या है, जब भी किसी चीज को हम एक्सेस में खा लेते हैं, एक्सेस में इंजेक्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेकंड चीज क्या है कि अगर हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो ये जो एक्सेस में चीजें एक्यूमुलेट हो गई हैं, हमें इनको अपनी बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। अब इस रिमूव करने वाले प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। और अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन में मेन कौन हेल्प करता है, किडनी हेल्प करती है। आपने सुना ही होगा इसके बारे में। तो किडनी क्या होता है, मेन ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे जो हमारी किडनी क्या करती है, कुछ चीजों को बाहर निकालती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, जो वेस्ट की फॉर्म में हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, उनको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट के बारे में। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, ऐसा ऐसा वेस्ट जिसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड, उसके बाद अमोनिया, और फिर थर्ड में आता है हमारे पास आपका यूरिया। ये 3 हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट है जिनको हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना होता है। और अगेन वही बोल रही हूँ कि अगर अपनी बात करते हैं तो हमारी बॉडी में किडनी हेल्प करती है इन सारी चीजों को बाहर निकालने में।
तो ध्यान रखना नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, वेस्ट है जो नाइट्रोजन कंटेन करता है। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, ये क्या है, दे आर नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब इतना बड़ा एनिमल किंगडम है, अगर आप सबको पता होगा, आप सबने थोड़ा बहुत एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा होगा, उसमें हम जैसे हम उसमें टोटल 10 फाइलम पढ़ते हैं, लाइक फाइलम पोरिफेरा, सिरेंटेटा, पिनोफोरा, देन प्लेटिहेल्मिन, एस्केल्मिन, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, देन हेमिकॉर्डेटा और लास्ट में आता है कॉर्डेटा। तो इतना बड़ा फाइलम है, एनिमल तो बहुत डाइवर्स है। अब होता क्या है कि कई कई एनिमल्स क्या करते हैं, ठीक है मंजू, कोई बात नहीं, तो कई कई एनिमल्स क्या करते हैं अपनी बॉडी में, किसी किसी की बॉडी में क्या होता है, यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और उनको अपनी बॉडी से यूरिक एसिड निकालना होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी से यूरिक एसिड को निकालते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, उनको उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। और जिस प्रोसेस के थ्रू यूरिक एसिड बाहर आता है उसे बोलते हैं यूरियोटैलिज्म। अब कई कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी से अमोनिया बाहर निकालते हैं एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म, अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। और कई कई ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी से क्या बाहर निकालते हैं, यूरिया की फॉर्म में बाहर निकालते हैं, उनको बोलते हैं यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। अब होता क्या है, जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड यूरिया। अब इसमें जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक वो होता है अमोनिया। ध्यान रखना, अमोनिया क्या है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, ध्यान नोट कर लो, अमोनिया क्या है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो अगर हमें अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालना है तो हमें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनोटैलिक होते हैं, उनको अमोनिया को बाहर निकालने के लिए किसकी जरूरत है, लार्ज अमाउंट में किसकी जरूरत है, लार्ज अमाउंट में जरूरत है पानी की। बट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी से यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं, यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे, इसको सबसे कम पानी की जरूरत पड़ती है। तो यूरिक एसिड क्या होता है, सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, इसीलिए इसको कम पानी की जरूरत पड़ती है बॉडी से कुछ भी चीज बाहर निकालने के लिए। और लास्ट में आता है जो यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको ना तो बिल्कुल ही कम पानी चाहिए होता है, ना ही बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, मतलब इनकी वैल्यू मिडल वाली आती है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, वही बातें हैं जस्ट मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ। ये क्या कह रहे हैं कि जो एनिमल्स है, एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट एंड द सल्फेट एक्सेट्रा, ईदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, या तो वो कैसे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से, और बाय अदर मींस लाइक एक्सेस इंजेक्शन, अगर हम इन किसी भी चीज को ज्यादा ही इनटेक कर रहे हैं। सो दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब्सटेंस को अपनी बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा, या तो टोटली रिमूव करो या तो पार्शियली रिमूव करो, लेकिन रिमूव तो करना ही करना पड़ेगा। अब ये जो प्रोसेस जो है जिसमें हम रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, जो कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी को ही बोलते हैं एक्सक्रीशन। और ये क्या है, एसेंशियल प्रोसेस होता है इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो एक्सक्रीशन क्या है, ध्यान रखना, एसेंशियल प्रोसेस है। जैसे डाइजेशन एक एसेंशियल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक एसेंशियल प्रोसेस है, उसी तरीके से जो एक्सक्रीशन है वो भी क्या है, एक एसेंशियल प्रोसेस है। अब यहाँ पे ये वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या कह रहा है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये क्या है, मेजर फॉर्म्स हैं किसकी, नाइट्रोजनस वेस्ट की।
जिनको एक्सक्रीट कौन करते हैं, एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं। 3 चीजें हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। किसकी फॉर्म में, प्लीज इसको नोट कर लो, दे आर नाइट्रोजनस बेस्ड, जो एनिमल्स ही एक्सक्रीट करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, कुछ यूरिया करते हैं, कुछ यूरिक एसिड करते हैं। लेकिन इसमें से जो अमोनिया वाली फॉर्म है सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म कौन सी है, अमोनिया है। अब इतनी ज्यादा टॉक्सिक है, इसको सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है, किसके लिए, एलिमिनेशन के लिए। मतलब अगर हमें अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालना है, इसको सबसे ज्यादा पानी चाहिए। यूरिक एसिड क्या है, सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, तो ये कैन बी रिमूव्ड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। थोड़ा बहुत पानी भी होगा तब भी क्या होगा, यूरिक एसिड इजिली बाहर आ जाएगा। लेकिन अमोनिया के लिए क्या चाहिए, हमें काफी ज्यादा पानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म है। अब यहाँ पे मैंने आपको यही चीजें भी बताई थी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी से क्या चीज एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। प्रोसेस अमोनोटेलिज्म है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं अमोनोटेलिक एनिमल। तो जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा है वो अमोनोटेलिक एनिमल है, लेकिन जिस प्रोसेस के थ्रू वो कर रहा है वो अमोनोटेलिज्म है। अब अमोनिया काफी ज्यादा हाईली टॉक्सिक होता है, ये तो बता ही दिया। तो उसको क्या चाहिए, काफी ज्यादा पानी चाहिए बाहर अपनी चीजों को निकालने के लिए। अब खुद सोचो किस ऑर्गेनिज्म के पास ज्यादा पानी होगा अगर वो अमोनिया बाहर निकालना चाहता है। सोचने वाली बात है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रहता ही पानी में है, वही ज्यादा पानी प्रोवाइड कर सकता है। जो रहता ही लैंड पर है, लैंड जो है ही टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो लैंड पर रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल है वो कहां से ज्यादा पानी लेकर आएंगे। तो इसलिए इन्होंने एग्जांपल क्या दिया कि कौन कौन अमोनोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक इनवर्टेब्रेट। तो एक्वेटिक इनवर्टेब्रेट अमोनोटेलिज्म होते हैं। बोनी फिशेस, फिशेस एक्चुअली 2 टाइप की होती है, एक होती है कार्टिलेजिनस फिशेस, दूसरी होती है बोनी। तो बोनी फिशेस भी अमोनोटेलिज्म में आती है। एक्वेटिक एम्फीबियंस, ऐसे एम्फीबियंस जो पानी में रहते हैं, टेडपोल हो गया, एक्वेटिक इंसेक्ट हो गए। पर मेजॉरिटी ऑफ आप देख सकते हो कि जो पानी में रहते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी से ज्यादातर वेस्ट किसकी फॉर्म में बाहर निकालते हैं, अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। इसके बाद आता है यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म में हम ह्यूमन बींग आते हैं। हम अपनी बॉडी का वेस्ट मटेरियल यूरिया की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। ध्यान रखना, हम अपनी बॉडी से क्या चीज बाहर निकालते हैं, यूरिया बाहर निकालते हैं। ध्यान रखना, अमोनिया नहीं निकालते हैं और यूरिक एसिड भी, यूरिक एसिड को भी रिमूव नहीं करते हैं। क्या चीज एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, उसको बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे समझ रहे हैं इस बात को, हम कह रहे हैं कि हमारी किडनी जो है वो यूरिया बाहर निकालती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में क्या अमोनिया प्रोड्यूस नहीं होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारी बॉडी में भी अमोनिया प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ये अमोनिया है, तो अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जितना भी एक्सेस अमोनिया होता है ना, वो सारा का सारा यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और कहाँ पे होता है, ये प्रोसेस चलता है हमारा लीवर के अंदर। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि जो भी अमोनिया बना होता है, सारा अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एक साइकिल होता है। उस साइकिल का नाम है ऑर्निथिन साइकिल। तो इस साइकिल की हेल्प से सारा अमोनिया यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और बाद में यूरिया क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो इसका मतलब क्या है, हम ऑर्गेनिज्म अमोनिया बाहर नहीं निकालते हैं, हम अपनी किडनी से यूरिया को ही बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए इन लिवर क्या बोल रहे हैं, पहली बात तो कि अगर हमें यूरिया को एक्सक्रीट करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। इन लिवर अमोनिया किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लेस टॉक्सिक यूरिया में। किस लिए, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। आप खुद सोचो, अगर हम इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमें अमोनिया को बाहर निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। तो हमारी बॉडी का तो पानी मैक्सिमम इसी में लॉस हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि पानी क्या रहे, कंजर्व रहे। तो कंजर्वेशन के लिए अमोनिया पहले हमारे पास यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो लेस टॉक्सिक होता है
अमोनिया के कंपैरिजन में, और इस साइकिल को बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। या मैंने आपको बता दिया अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, कहां पे, इन द लिवर। इसके बाद यूरिया क्या है, लेस टॉक्सिक है, तो इसको मॉडरेट क्वांटिटी का वाटर चाहिए एक्सप्रेशन के लिए। मॉडरेट का मतलब है बिल्कुल ही कम भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत पानी तो चाहिए। आपने खुद देखा ही होगा, तभी हम यूरिन पास करते हैं, तो जो हम यूरिन पास करते हैं उसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट ही होता है। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा पानी हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, कुछ अमाउंट में निकालते हैं ना, सबने देखा होगा। तो ऐसे एनिमल्स जो एक्सीड करते हैं यूरिया को, उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल। अब खुद ही सोचो कि यूरियोटेलिज्म कौन कौन अपनाएंगे, जो मेजोरिटी ऑफ लैंड पर रहते हैं, जो पानी में नहीं रहते हैं, क्योंकि जो पानी में रहते हैं उनके पास तो पानी है, लेकिन जो लैंड पर रहते हैं उनके पास पानी की डेफिशिएंसी तो होती है अमोनोटेलिज्म के कंपैरिजन में। तो ये बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल मैमल्स, लिखना है ना, सारे मैमल्स नहीं आते, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सारे मैमल्स आते हैं, सॉरी। फॉर एग्जांपल मैमल्स, इसके अलावा टेरेस्ट्रियल एंड सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग एंड द टॉप। अब ये टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो लैंड पर रहते हैं, और सेमी एक्वेटिक का मतलब है जो पानी में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल पे भी रह सकता है, लैंड पर भी रह सकता है। एम्फीबियन की बात कर रहे हैं, लाइक फ्रॉग। आप सबको पता होना चाहिए फ्रॉग एम्फीबियन क्लास के अंदर आता है। तो आप सबने देखा भी होगा कि फ्रॉग एक ऐसा एनिमल होता है, आपने इसको पानी में भी देखा होगा और आपने इसको लैंड के ऊपर भी देखा होगा। तो ये जो सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं, ये हमारे पास यूरियोटेलिज्म होते हैं। इसके अलावा कार्टिलेजस फिशेस, प्लीज इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट कर लो। जो हमारे पास फिश है ना, फिश की टू फॉर्म आती है। अगर मैं यहाँ पे आपको व्हाइट पेपर पे करके दिखाऊं, हमारे पास अगर आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे ना, वहां पे आप पढ़ोगे पाइसिस के बारे में। पाइसिस क्या होती है, फिश को ही बोलते हैं। तो पाइसिस क्या होती है, सुपर क्लास होती है। तो ये जो पाइसिस जो सुपर क्लास है, इसकी टू क्लास चली आती है। टू क्लास कौन कौन सी होती है, एक होती है कॉन्ड्रिक्टाइस और दूसरी होती है ऑस्ट्रिक्टाइस। कॉन्ड्रिक्टाइस बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस को, ऐसी फिशेस जिनकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। एंड ऑस्ट्रिक्टाइस बोलते हैं बोनी फिश को, मतलब जिनका एंडोस्केलेटन बोन का बना होता है। तो हमारे पास ये जो ऑस्ट्रिक्टाइस है, ये अमोनोटेलिक होती है। अमोनोटेलिक मतलब अपनी बॉडी से अमोनिया बाहर निकालती है। लेकिन ये जो कॉन्ड्रिक्टाइस है, ये हमारे पास क्या होती है, ये होती है यूरियोटेलिक। तो प्लीज आप इसको नोट कर लो। और कॉन्ड्रिक्टाइस ऑस्ट्रिक्टाइस क्या है, दे आर क्लासेस। इनको कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं, इनको बोनी फिश बोलते हैं। आपने इसे 9th में भी थोड़ा बहुत किया ही होगा, प्लस में तो पता नहीं आप लोगों ने भी किया है कि नहीं किया है, बट अभी आप करोगे इस वाले प्रोसेस को। लेकिन ये दोनों ही फिश है, ध्यान रखना, ये भी फिश है और ये भी फिश है। बस एक बोनी फिश है और दूसरी वाली हमारे पास कार्टिलेजिनस फिश होती है। नहीं परिणीति, जो बोनी फिश होती है वो अपनी बॉडी से अमोनिया एक्सक्रीट करती है। सिक्रीट नहीं बोलेंगे परिणीति, और एक्सक्रीट करती है, बॉडी से बाहर निकालती है। ऐसे तो दोनों ही एक्वेटिक है, दोनों ही पानी में रहती है, बट ये देखा गया है कि जो बोनी फिश है वो अमोनोटेलिक होती है, और ये जो कॉन्टिक ऐसे मतलब जो कार्टिलेजिनस फिशेस है, ये हमारे पास आपकी यूरियोटेलिक होती है। ये लिखा ना यहाँ पे देखो लास्ट में, कार्टिलेजिनस फिशेस मतलब कॉन्ट्रिक्टाइसिस। इसके अलावा एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल, जैसे आपने एलिगेटर देखा होगा, टर्टल देखा होगा, तो आप सबने एलिगेटर को, टर्टल को लैंड पर भी देखा है और आपने इनको पानी के अंदर भी देखा है। लैंड एंड वाटर दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेमी एक्वेटिक हो गया ना, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी यूरोटेलिज्म होते हैं। ये जो बोनी फिशेस है, बोनी फिशेस हमारे पास आती है
अमोनोटेलिज्म के अंदर, और जो कार्डिनल फिशेस है ये आती है हमारे पास आपकी यूरियोटेलिज्म के अंदर। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट आता है यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी से यूरिक एसिड को एलिमिनेट करते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। तो जब यूरिक एसिड बॉडी से एक्सक्रीट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म। और अभी भी हमने बात की सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, इसीलिए इसको सबसे कम पानी की जरूरत पड़ती है। इट इज एलिमिनेटेड विद द लीस्ट लॉस ऑफ वाटर एज अ पैलेट और द पेस्ट। जैसे आप सबने बर्ड को देखा होगा, आपने देखा है बर्ड जब एक्सक्रीट करता है वो ऐसे कैसे व्हाइट कलर का वो पेस्ट सा होता है, तो कितना ज्यादा वो थिक होता है। अब वो थिक क्यों है? थिक का रीजन यही है, ओनली वन। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, मिनिमम पानी का लॉस करते हैं। अब ये जो पैलेट जो होता है यूरिक एसिड, ये क्या होता है, पानी के अंदर इनसॉल्युबल है, तो इसीलिए हमें इस प्रोसेस के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एनिमल्स जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल। एग्जाम्पल आते हैं बर्ड्स, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल मतलब जो लैंड पर रहते हैं, इंसेक्ट हो गए, लैंड स्नेल हो गई, और कुछ हमारे पास लैंड क्रस्टेशियंस भी आते हैं। क्रस्टेशियन हमारे पास आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब जो ये वाली स्लाइड है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं उनके पास क्या है, स्पेशल टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है फॉर द एक्सक्रीशन पर्पस। अब मैंने यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई है, अब आप ओनली आपको थोड़ा सा देखो, ये वाला आपका क्रैमिंग वाला पार्ट है, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे है प्रोटोनेफ्रिडिया का, जिसे हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। तो अगेन वही कह रहे हैं कि अभी आपने ना एनिमल किंगडम किया नहीं है, लेकिन जब हम एनिमल किंगडम में प्लेटी हेलमिंथ पढ़ते हैं ना, तो प्लेटी हेलमिंथ को कॉमनली हम फ्लैट वर्म बोलते हैं, और इस फ्लैट वर्म का एग्जांपल आता है प्लेनेरिया। तो हमने क्या देखा है कि ये जो प्लेटी हेलमिंथ होते हैं इनके पास फ्लेम सेल्स होते हैं, और फ्लेम सेल्स क्या करते हैं, उसमें एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथ हो गया, रोटिफर हो गए, कुछ एनिलिड्स हो गए, और कुछ आते हैं सिफेलोकॉर्डेट एम्फियोक्सिस, मतलब कुछ सिफेलोकॉर्डेट आते हैं लाइक एम्फियोक्सिस। अब अगेन वही, ये सारे नाम आप दोबारा पढ़ोगे जब आप एनिमल किंगडम करोगे। तो हम वहां पे क्या देखते हैं कि प्लेटी हेलमिंथ, रोटिफर, कुछ एनिलिड्स, और कुछ हमारे पास सिफेलोकॉर्डेट लाइक एम्फियोक्सिस। इनके पास क्या होता है, फ्लेम सेल्स प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं फॉर द एक्सक्रीशन पर्पस। फिर बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास एनिलिडा का। फाइलम जो एनिलिडा है उसमें बहुत फेमस एग्जांपल आता है अर्थवर्म का। मुझे लगता है आप सबने अर्थवर्म को देखा होगा, ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसने अर्थवर्म को ना देखा हो। तो जो अर्थवर्म जो है वो फाइलम एनिलिडा को बिलोंग करता है, एंड उनके अंदर जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है उस ऑर्गन को बोलते हैं नेफ्रिडिया। तो प्लीज ध्यान रखना, नेफ्रिडिया अलग है, प्रोटोनेफ्रिडिया अलग है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा में ही सारे इंसेक्ट चले आते हैं। इंसेक्ट के अंदर एक है कॉकरोच। तो कॉकरोच में हमने क्या देखा है कि उनके पास मैलिफिशियन ट्यूब्यूल होती है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। जैसे अर्थवर्म के पास नेफ्रिडी, जैसे सिंपल सी बात, जैसे हमारे पास किडनी होती है ना, तो इनके पास किडनी वगैरह नहीं होता। अर्थवर्म के पास नेफ्रिडिया है, कॉकरोच के पास मैलिफिशियन ट्यूब्यूल्स है, और काफी ज्यादा होते हैं मैलिफिशियन ट्यूब्यूल्स, कम से कम 100 से 150 होते हैं, जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अब अगर बात करते हैं क्रस्टेशियंस की एंड प्रॉन की, तो देखो ये जो क्रस्टेशियन प्रॉन है ये भी फाइलम आर्थ्रोपोडा को ही बिलोंग करता है, बट इसके बावजूद भी उसके पास एक्सक्रीशन करने के लिए क्या होता है, एंटेनरी और ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना, एंटेनरी और ग्रीन ग्लैंड किसके पास होते हैं, क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन। और हायर एनिमल्स की बात करें तो उसमें आती है किडनी, जिसमें हम भी चले आते हैं। हमारे पास प्रॉपर किडनी होती है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। अब एक काम कीजिए कि वाली स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट कर लो अपनी कॉपी में, अभी नोट करो। तो एक बार आप यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी के अंदर भी देखिए, यहाँ पे प्लीज इस चीज को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए कि हमारे पास
नाइट्रोजनस वेस्ट की 3 फॉर्म है, कौन कौन सी? एक है अमोनिया, सेकंड है यूरिया और थर्ड है यूरिक एसिड। तो अमोनोटेलिक की अगर हम बात करते हैं, अमोनोटेलिक कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है? बहुत सारी बोनी फिशेस हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं और एक्वेटिक इंसेक्ट हैं। यही चीजें भी मैंने आपको बताई, तो प्लीज इसको नोट कर लो। ये यूरिकोटेलिक है और एक यूरियोटेलिक है, दोनों में डिफरेंस है। एक क्या है? एक है यूरियोटेलिक, यूरियो, और एक है यूरिकोटेलिक, दोनों में डिफरेंस है। हम ह्यूमन बीइंग यूरियोटेलिक है, यूरिको नहीं है। यूरिकोटेलिक वो होते हैं जो यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं, जिसमें एग्जांपल चला आता है रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का, लैंड स्नेल का और इवन कुछ इंसेक्ट का। और हम जो मैमल्स है, देखो क्या लिखा है, मैमल्स, और बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, कुछ मेरिन फिशेस भी हैं जो मेनली क्या एक्सक्रीट करती है? यूरिया एक्सक्रीट करती है, उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक। तो प्लीज आप इस चीज को नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। अभी जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे सारी बातें वही लिखी है, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी मैंने आपको सारे बता दिए, जो आपने नोट कर ली होगी। ये क्या कह रहे हैं कि जब हमने सर्वे किया एनिमल किंगडम में, तो हमने वहां पे क्या देखा? हमने वहां पे वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखे, मतलब हर एक एनिमल के पास अलग अलग क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो ये कह रहा है कि आगे अगर हम मोस्ट ऑफ द इनवर्टेब्रेट की बात करते हैं, जो इनवर्टेब्रेट है, तो उनके अंदर ये स्ट्रक्चर क्या है? काफी ज्यादा सिंपल है और ट्यूब की फॉर्म में है। लेकिन अगर हम वर्टेब्रेट की बात करते हैं, हम वर्टेब्रेट के अंदर ही आते हैं, तो हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होता है, जिनको हम किडनी बोलते हैं। तो किडनी क्या है? काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन है, ठीक है। अब कुछ ऑर्गन्स यहाँ पे, ये सारी बातें भी यहाँ पे लिखी, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स किसमें होते हैं? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किसके अंदर है? प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ को कॉमनली बोलते हैं फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म का एग्जांपल है प्लेनेरिया। इसके अलावा रोटिफर हो गए, कुछ एनिलिड्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं? सिफेलोपॉडिड। सिफेलोपॉडिड का एग्जांपल आता है एम्फियोक्सिस। अब इसके अलावा ये प्रोटोनेफ्रिडिया करता क्या है? अभी भी मैंने आपको बताया था कि ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, लेकिन एक्सक्रीशन के साथ साथ इसका ऑस्मो रेगुलेशन में भी रोल होता है। अब ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? हमारी बॉडी में वाटर के लेवल को मेंटेन करके रखना है, उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरी किससे कंसर्न करता है? एक तो आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन करता है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब पानी के लेवल को मेंटेन करके रखता है। नेफ्रिडिया कहाँ पे था? अभी भी आपने नोट किया है, एनिलिड्स के अंदर था। एनिलिड का एग्जांपल क्या है? अर्थवर्म। तो ये कह रहे हैं कि नेफ्रिडिया भी क्या है? ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ऑफ द अर्थवर्म एंड द अदर एनिलिड। इसके अलावा नेफ्रिडिया का काम क्या है? रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, वही बात होगी, एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड द आयनिक बैलेंस। इसके अलावा मैल्फिजन ट्यूब्यूल किसमें होते हैं? कॉकरोच के अंदर होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? मैल्फिजन ट्यूब्यूल आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग द कॉकरोच। अब ये मैल्फिजन ट्यूब्यूल्स रिमूव करता है किसकी फॉर्म में? नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में, जिसको वो, और साथ में ऑस्मो रेगुलेशन भी मेंटेन करता है, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है और बाद में ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर के लेवल को मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा लास्ट में आता है एंटीनल ग्लैंड, जिसको हम ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। किसके अंदर होता है? क्रस्टेशियन के अंदर। क्रस्टेशियन क्या एग्जांपल है? लाइक प्रॉन। तो आई होप आपको ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको लिखवाया यहाँ पर वही सारी बातें लिखी है। अगर आपको अभी भी है तो हमने क्या कर, यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन की है 10 ओनली में ऑर्गन लिख रही हूँ, ऐसे आप इसको वैलिडेट कर लो। सबसे पहला ऑर्गन हमने यहाँ पे लिखा प्रोटोनेफ्रिडिया, उसके बाद हमने लिखा सेकंड था नेफ्रिडिया, इसके बाद हमने बात की है मैल्फिजियन ट्यूब्यूल के बारे में, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल के बारे में। फिर हमने बात की है यहाँ पे एंटीनल ग्लैंड के बारे में, जिसको हम ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। और लास्ट में हमने बात की किडनी के बारे में, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो जहां तक मेरे ख्याल है हमने सारा कर लिया ना, प्रोटोनेफ्रिडिया,
नेफ्रिडिया, मेलिफिजियन वेक्यूल, एंटीनल ग्लैंड और आपको किडनी। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो आगे वाला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। अब हम यहाँ पे किसी भी एनिमल के बारे में बात नहीं करने वाले, अब पूरा चैप्टर ही ओनली ह्यूमन के बारे में है। जनरल इंट्रोडक्शन थी जिसमें हमने यहाँ पे कुछ एनिमल्स के बारे में भी बात की, अब ओनली हम यहाँ पे ह्यूमन के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो प्लीज आप एक बार इसको देख लीजिए पहले तो ढंग से डायग्राम को। एनसीईआरटी के अंदर देखो ये डायग्राम बना हुआ है जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जिन्होंने बनाया हुआ है। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि काफी सारे लोगों को, काफी सारे बच्चों को ये डाउट होता है, उन सबको लगता है जो हमारी किडनी होती है वो हमारी आगे होती है। तो प्लीज अगर किसी के माइंड में भी ये गलत फहमी है तो प्लीज आप इसको दूर कर दीजिए। जो किडनी होती है वो हमारे पीछे होती है, बैक साइड में, यहाँ पे जो हमारा, और काफी ऊपर की तरफ होती है, नीचे भी नहीं होती है। हम कई बार ना आगे की तरफ इशारा करते हैं, नहीं किडनी तो हमारी आगे है, लेकिन प्लीज ध्यान रखना किडनी आगे नहीं होती है, हमारी डोर्सल साइड पे है, वेंट्रल पोजीशन पर वो नहीं होती है और काफी ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो किडनी है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे डोर्सल पोर्शन पे होती है, बैक साइड पे, आगे नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे देख लो कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, उसको बनाने वाला कौन है। देखो सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम में तो सारी चीजें चली आती हैं, सिस्टम में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं बस ओनली किडनी होगी और खत्म है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं सिस्टम की, तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, किडनी है, देख पा रहे हो आप ये दो किडनी, और कैसे है, पेयर में किडनी प्रेजेंट होती है। तो पहला पॉइंट क्या आता है, पेयर ऑफ किडनी। सेकंड यहाँ पे देखिए इस किडनी से क्या राइज हो रहा है, दो पाइप राइज हो रही है, तो किडनी से जो पाइप राइज हो रही है ये भी पेयर में है, इनको बोलते हैं यूरेटर। और यूरेटर का काम क्या होता है, किडनी में ही यूरिन बनता है, ध्यान रखना किडनी के अंदर ही यूरिन बनता है। तो जो यूरिन किडनी के अंदर बना है उसको कलेक्ट करना है किडनी से, तो वो कौन करता है, वो करता है यूरेटर। तो सेकंड क्या आ गया, पहला है पेयर ऑफ किडनी, सेकंड आता है पेयर ऑफ यूरेटर। अब यूरेटर किसके अंदर ओपन होता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है यूरिन को टेम्पररी स्टोर करना। तो जो हमारा यूरिन होता है ना वो सारा काम पे जाकर स्टोर हो जाता है इस यूरिनरी ब्लैडर में, और जब ये ब्लैडर पूरा फुल हो जाता है ना उसके बाद हमें अर्ज होती है कि हमें यूरिन पास करना है। और ये यूरिनरी ब्लैडर इसी से क्या होता है, यूरिन बाहर निकलता है, लेकिन बाहर कैसे निकलता है, एक हमारे पास क्या होती है, एक ओपनिंग होती है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर से एक ओपनिंग होती है बाहर की तरफ, उस ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रा। तो चार पोर्शन आ गए हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के या ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के। सबसे पहला है पेयर ऑफ किडनी, सेकेंड है पेयर ऑफ यूरेटर, देन सिंगल यूरिनरी ब्लैडर और सिंगल यूरेथ्रा। तो आप इधर डायग्राम के अंदर देख सकते हो, बाकी चीजें भी देख लो, ऐसे मैं इनको वन बाय वन में आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पे आप सबको पता होना चाहिए जो हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर क्या होते हैं, एक ना ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, आपको शायद ये नजर भी आ रहे होंगे यहाँ पे, ये देखो, ये देख पा रहे हो आप, ये नजर आ रहे हैं आपको, ये भी पेयर में होते हैं, इनको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। लेकिन प्लीज ध्यान रखना एड्रिनल ग्लैंड यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये किडनी के ऊपर जरूर प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये इसके अंदर नहीं आते हैं, रोल जरूर प्ले करते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ध्यान रखना ये इसका पार्ट नहीं है। इसके बाद कुछ यहाँ पे क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं जो यहाँ पे एसोसिएटेड है, ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे आप ब्लू वाली देख सकते हो, इसका नाम है इंफीरियर वेना केवा, और ये जो रेड वाली है इसका नाम है रेनल आर्टरी। अब ध्यान था रेनल वर्ड हम यूज करते हैं जिसके लिए फॉर द किडनी, जैसे हम लीवर के लिए हिपैटिक वर्ड यूज करते हैं उस तरीके से हम किडनी के लिए वर्ड यूज करते हैं रेनल। अब ये बाकी पोर्शन यहाँ पे, ये पेल्विस पोर्शन है, ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स है, ये सारी बातें भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आई होप आपको इतना यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक आपको। तो यहाँ पे देखिए वही बात है जो भी मैंने आपको दिखाया। अब एक बार प्लीज दोबारा ये वाला डायग्राम भी देख लो, ये भी इससे वही है,
सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, पेयर ऑफ किडनी है, एक राइट किडनी है, दूसरी हमारे पास लेफ्ट किडनी है। इसके बाद इस लेफ्ट दोनों किडनी के ऊपर कौन प्रेजेंट है, टॉप पे, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों किडनी के साथ हमारे पास आर्टरीज और वेन भी एसोसिएट होती है। तो ये ब्लू वाली ये हमारे पास वेन है, और ये वेन क्या काम करती है, वेन टू द हार्ट कैरीज द क्लीन ब्लड। और दूसरी वाली रेड वाली क्या है, आर्टरी है, ठीक है। और इसके अलावा इन दोनों किडनी से देखिए यहाँ से क्या अराइज हो रहा है, दोनों किडनी से अराइज हो रहा है यूरेटर। और यूरेटर क्या कैरी कर रहा है, यूरिन को कैरी कर रहा है, क्योंकि यूरिन बना कहाँ पे था, किडनी में बना था। बाद में ये यूरेटर कहाँ पे ओपन हो रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। आपको ब्लैडर भी नजर आ रहा है। तो ब्लैडर क्या काम करता है, यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है। और बाद में जब ये ब्लैडर फुल हो जाते हैं, हम अपना यूरिन क्या करते हैं, पास आउट कर देते हैं। तो यूरिन पास आउट होता है, मतलब बाहर निकल रहा है, किसके थ्रू, एक ओपनिंग के थ्रू। इस ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रा। तो प्लीज ध्यान रखना, जो ये यूरेथ्रा होता है ना, ये मेल के अंदर काफी बड़ा होता है, लेकिन फीमेल के अंदर काफी ज्यादा छोटा होता है। क्योंकि मेल का जितना पीनस का साइज होता है ना, उतना ही उनका यूरेथ्रा होता है, काफी ज्यादा बड़ा होता है। डायग्राम देखोगे तो आपको इधर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ किडनी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम भी देखिए। जैसे यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे किडनी का, तो जो हमारी किडनी है, देखो एक इसका आउटर वाला पोर्शन है, ये वाला आउटर वाला पोर्शन है। इस आउटर वाले पोर्शन को बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स, और सिंपल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। कॉर्टिकल पोर्शन से आउटर पोर्शन ही होता है। और रेनल वर्ड, अब ध्यान रखना, किडनी में हर जगह हम ना रेनल वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि रेनल वर्ड हम किडनी के लिए ही यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए किडनी का आउटर पोर्शन, इसको बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स। और उसका जो ये बाकी वाला पोर्शन आता है ना, ये वाला, इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं रेनल मेडुला। मतलब सिंपल बात में बोले तो मेडुला। तो किडनी का आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स है, और इसका इनर पोर्शन इसका मेडुला है। अब ये जो मेडुला होता है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे, ये नजर आ रहे हैं आपको कॉनिकल शेप के, इनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। तो मेडुला वाले के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पिरामिड प्रेजेंट होते हैं। और पिरामिड के बाद यहाँ पे जो हमारे पास ये पिरामिड है, मेडुलरी पिरामिड है, इनके बीच में आपको कुछ स्पेस नजर आ रहा है, यहाँ पे मेडुला के बीच में कुछ खाली स्पेस है। इस खाली स्पेस को बोलते हैं रेनल कॉलम, और इसी को बोलते हैं कॉलम ऑफ बेटी। अब अभी भी हमने बात की कि जो हमारी किडनी है, वहां पे आर्टरीज भी होती है, वेन्स भी होती है, और इवन नर्व्स भी होती है। तो किडनी के साथ जो वेन एसोसिएट है उसको बोलते हैं रेनल वेन, जो आर्टरी एसोसिएट होती है उसको बोलते हैं रेनल आर्टरी, और जो नर्व एसोसिएट होती है उसको बोलते हैं रेनल नर्व। तीनों ही मिलकर क्या बनाती है, तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं रेनल हाइलम। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस किडनी से क्या अराइज हो रहा है, यूरेटर अराइज हो रहा है। इसके अलावा जो किडनी की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एकदम सिंगल लेयर, ये क्या होती है, टफ होती है, थोड़ी हार्ड होती है, इसको बोलते हैं कैप्सूल। तो ध्यान रखना क्या कैप्सूल है। और प्लीज आप यहाँ पे लोकेशन देखते हो इस डायग्राम के अंदर कि हमारी किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है, काफी ऊपर की तरफ होती है, और ध्यान पीछे की तरफ होती है। तो ये दिख रहा आपको, ये हमारा रिब केज है, तो पीछे की साइड पे ये प्रेजेंट है, आगे नहीं होती है। प्लीज अगर किसी को भी लगता है तो वो मिथ अपने माइंड से निकाल दें। आप प्लीज यहाँ पर भी देख सकते हो ये वाला डायग्राम किडनी वाला, कि यहाँ पे देखिए ये सबसे बाहर वाला पोर्शन, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं कैप्सूल, इसमें भी गिवन भी है। उसके बाद आउटर पोर्शन जो होता है किडनी का, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। इसके बाद जो इनर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं मेडुला। इस मेडुला के अंदर क्या होते हैं, पिरामिड शेप में स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं इसको। उसके बाद इस किडनी के अंदर आर्टरीज भी जा रही है, वेन्स भी जा रही है, और नर्व्स भी जा रही है, उसको बोलते हैं रेनल हाइलम। अब यहाँ पे समझने वाली और बात क्या है, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, ये भी आपको बताती होंगी, पर आई होप हाँ। उसके बाद यहाँ पे रेनल कॉलम नहीं दिया है। चलो पहले एक काम करते हैं, आपको एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी दिखाई देती, और एक चीज और बता देती हूँ। जैसे आप सबको पता है
कि अगर हम बात करते हैं अपने लंग्स की, तो हमारे लंग्स में मेन काम कौन करता है? अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, तो हमारा आंसर क्या होता है? एल्वोलाई। हम बोलते हैं क्योंकि एल्वोलाई ही सारा काम करवाती है, तो एल्वोलाई क्या है? फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? लंग्स की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी में सारा काम कौन करवाता है? तो किडनी में जो सारा काम करवाते हैं उनको बोलते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। इस किडनी के अंदर जो ये सारा काम का मतलब है जो यूरिन बनता है। सबको पता है कि किडनी के अंदर ये यूरिन बनता है। और आपको पता चल, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है यूरिन बनता किससे है? यूरिन किससे बनता है? हर रोज हम इतना यूरिन पास आउट करते हैं, क्या लगता है आपको यूरिन किससे बनता है? बताइए। वेस्ट प्रोडक्ट से बनता है यूरिन। दिव्यम, परिणीति, आप बताइए। वाटर से बनता है, अच्छा ठीक है जी। दिव्यम आप। दिव्यम आपको क्या लगता है यूरिन किससे बनता है? वाटर प्लस नाइट्रोजन स्पेस से बनता है, अच्छा ठीक है। पता नहीं मैम। दिव्यम बोलो, आपको क्या लगता है यूरिन किससे बनता है? दिव्यम। मैम आइडिया नहीं था। दिव्यम अब बोलो। दिव्यम। दिव्यम बताइए आपको क्या लगता है यस यूरिन मैम। किससे बनता है? मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। किडनी से बनता है। किडनी से तो बनता है, लेकिन कौन बना रहा है? किडनी में तो बन रहा है वो। यहाँ तो आई है कोई चीज। अच्छा चलो कोई बात नहीं। यूरिन बनता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा जानकर, ब्लड से बनता है। पता है ब्लड फिल्टर होने के लिए आता है किडनी में, क्योंकि जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट है वो सारे ब्लड के अंदर ही होते हैं। तो ब्लड फिल्टर होके ही यूरिन बनाता है। तो ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। आपने सुना नहीं है अपने आसपास या कहीं ना कहीं उसकी किडनी खराब हो गई है, अब हॉस्पिटल में जाते हैं हर महीने, उनकी वहां पे क्या होती है, हम बोलते हैं डायलिसिस हो रही है। डायलिसिस में क्या होता है, ब्लड लेते हैं वो, मतलब वो वहां पे ब्लड को क्लीन करते हैं। तो ब्लड को क्लीन करने का मतलब है कि जो ब्लड में एक्सेस यूरिया डिपॉजिट हो गया है उसको हमें बाहर निकालना होता है। तो जो यूरिन बनता है ना वो हमारा ब्लड फिल्टर होता है। ये मैंने आपको भी दिखाया भी कि देखो यहाँ पे ब्लड वेसल एंटर हो रहे हैं। आपने सोचा नहीं ब्लड वेसल एंटर हो रहा है, इसका काम क्या है? समझ आया आपको? समझ आ रहा है? और इस ब्लड को फिल्टर करने का काम करता कौन है? नेफ्रॉन करते हैं, जो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ये वाला डायग्राम है जो भी आपने देखा। अब देखो हमने इस किडनी को बाहर निकाल दिया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि सबसे बाहर वाला पोर्शन हमने बताया ये कैप्सूल है, आउटर वाला पोर्शन ये कॉर्टेक्स होता है, इसके बाद ये वाला मेडुला है, इसके अंदर मेडुलरी पिरामिड होते हैं। यहाँ पे जो आप ये ग्रुप्स देख रहे हैं यहाँ पे इनको बोलते हैं कैलिक्स।
और यहाँ पे ये जो बहुत सारी कैलिक्स है वो एक सिंगल ओपनिंग के अंदर ओपन हो गई, इनको बोलते हैं रेनल पेल्विस। और इन किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो किडनी है इसका ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको देखो हमने यहाँ पे जूम कर दिया, किसको जूम किया हमने यहाँ पे, इसको, इस नेफ्रॉन को जूम किया है। तो नेफ्रॉन के इधर बहुत सारे पार्ट होते हैं, लाइक ग्लोमेरुलस, बॉमिन कैप्सूल्स, उसके बाद पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो आज हम नहीं करेंगे यहाँ पे, ओनली हम यहाँ पे किडनी का ही करना है। तो प्लीज ध्यान रखना, हमारा जो यूरिन होता है वो किससे बनता है, ब्लड के फिल्टर होने की वजह से बनता है। ठीक है, अब प्लीज एक बार यहाँ पे एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी देख। एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम बना हुआ, ये उन्होंने इसका एलएस दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी किडनी है, सबसे पहली बात यहाँ पे ये वाली जो सबसे बाहर लेयर है इसको बोलते हैं कैप्सूल, जो काफी ज्यादा टफ होती है, हार्ड होती है। किडनी का ये देखिए जो आउटर वाला पोर्शन है ये वाला, इस आउटर वाले पोर्शन को बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स। इसके बाद इसका जो इनर वाला पोर्शन आता है उसको बोलते हैं मेडुला। अब ये जो मेडुला है इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ये पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, जो मेडुला में ही प्रेजेंट होते हैं। मेडुलरी पिरामिड के बाद आपको ये कुछ यहाँ पे ये नजर आ रही है कुछ फनल जैसा, इनको बोलते हैं कैलिक्स। और बाद में सारे कैलिक्स एक सिंगल ओपनिंग के अंदर ओपन हो जाते हैं, इनको बोलते हैं रेनल पेल्विस। अब ध्यान देना कि जो मेडुलरी पिरामिड है यहाँ पे बीच बीच में क्या है, कुछ यहाँ पे स्पेस है, तो इस स्पेस को बोलते हैं रेनल कॉलम और इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बेटिनी। रेनल कॉलम को ही क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बेटिनी। इसके अलावा रेनल आर्टरी एंटर हो रही किडनी के अंदर, रेनल वेन भी, और साथ में यहाँ पे चलो यूरेटर तो बाहर निकल रहा है, ये देखो यूरेटर भी आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे नर्व्स भी होती है, वो यहाँ पे गिवन नहीं है। अब अगर आप इसकी थ्योरी की बात करें, यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे डेटा दिया गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और देखो इस किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक बार डायग्राम देख लो, एनसीईआरटी के अंदर ही है। ये देखो ये हमारे पास नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। किडनी के अंदर सारा काम करने वाला ये नेफ्रॉन ही है। तो इस नेफ्रॉन के देखिए यहाँ पे कौन कौन से पार्ट है, इस नेफ्रॉन का सबसे पहला ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस किससे बनता है, कैपिलरी से बनता है। ये देखिए हमारे पास एक एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये आती यहाँ पे और यहाँ पे टफ्ट बना देती है कैपिलरीज का, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। बाद में इस ग्लोमेरुलस को बाहर से एक कप शेप का कोई कवर करता है, इसको बोलते हैं बॉमिन कैप्सूल। बॉमिन कैप्सूल आगे जाके क्या होता है, हाईली कोइल्ड अप हो जाता है, इसको बोलते हैं पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद यहाँ पे यू शेप का स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। तो पहले ये लूप ऑफ हेनले देखो, पीसीटी पहले नीचे की तरफ आया, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसके बाद यहाँ पे ये डीसीटी पोर्शन, और डीसीटी किसके अंदर ओपन हो जाता है, इधर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन हो जाता है। इसके बाद जो हमारा लूप ऑफ हेनले है ना, ये कैसी शेप का है, ये यू शेप का है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये ब्लड वेसल्स होते हैं ना, ये भी देखो इसके पैरेलल जा रहे हैं, ये भी यू शेप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इस जो ये यू शेप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको बोलते हैं वैसा रेक्टा। और इन सारी कैपिलरीज को जो पूरा सराउंड कर रही है, इसको हम ना पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी बोलते हैं। थोड़ा सा तो चलो हमने कर ही लिया, लेकिन बाकी पोर्शन इसका ये नेफ्रॉन वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस एक बार इसकी थ्योरी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो काफी कुछ है इसमें। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किडनी के बारे में इन्होंने क्या क्या बातें की है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमन के अंदर क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस का बना होता है, कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी। सबको नजर आ रहा है पेयर में किडनी है, वन पेयर ऑफ यूरेटर, दोनों किडनी से यूरेटर अराइज हो रहा है। अ यूरिनरी ब्लैडर, ये देख लो यहाँ पे एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर है और एक आता है यूरेथ्रा। अब किडनी का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। सबको नजर आ रहा है बीन शेप की होती है, ऐसी होती है, तो सॉरी कुछ ज्यादा वो बन गया, मतलब इस तरीके से होता है। तो बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है।
और कहाँ प्रेजेंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से इसको सुनिए। सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट thoracic and third lumbar vertebra close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity। प्लीज इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किडनी की लोकेशन कहाँ पे है, वो क्या बोल रहे हैं, बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट thoracic एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा। अब इसका मीनिंग क्या है, इसको एक मिनट वेट। जब मैंने आपको वो वाला चैप्टर करवाया था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो प्लीज आप याद कीजिए वो बातें। मैंने उस टाइम पे आपको क्या बताया था कि जो हमने वहां पे रिब केज की बात की थी, तो रिब केज के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डॉर्सल सरफेस होता है, जो पीछे वाला सरफेस है, वहां पे क्या होती है, वर्टेबल कॉलम होती है, ठीक है। और उस वर्टेबल कॉलम में क्या होते हैं, कुछ वर्टेब्रा होते हैं। तो कुछ वर्टेब्रा थोरेसिक पोर्शन में होते हैं, उनको थोरेसिक वर्टेब्रा बोलते हैं। कुछ वर्टेब्रा एब्डोमिनल रीजन में होते हैं, उनको बोलते हैं एब्डोमिनल वर्टेब्रा बोलते हैं। याद आ रहा है आपको कुछ कुछ बातें, वो क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है हमारे पास, चलो यहाँ पे डायग्राम भी दिखा दूंगी, पर चलो एक बार दोबारा रीड कर देते हैं। ये बोल रहे हैं कि जो थोरेसिक वर्टेब्रा है, इसका जो लास्ट थोरेसिक है, किडनी वहां पे स्टार्ट है, और इसका जो थर्ड लंबर वर्टेब्रा है, डॉर्सल में है। डॉर्सल का मतलब है कि पीछे, बैक साइड में होती है। अब एक मिनट मुझे एक पीपीटी खोलने दो आप लोग को, मोशन वाली, उसमें मैं आपको ये सारी चीजें दिखा देती हूँ, क्योंकि ऐसे तो आपको ये समझ में आएगा नहीं। बस मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए आप, ब्रीदिंग वाला। तो यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, तो प्लीज इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। देखिए जो डायग्राम आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ये जो हमारा आगे वाला सरफेस है, इसको बोलते हैं वेंट्रल साइड। जो हमारी बैक साइड, इसको बोलते हैं डॉर्सल साइड। तो आप सबको पता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारी वर्टेबल कॉलम होती है, वो डॉर्सल साइड में पीछे की तरफ होती है। अब आप सबने देखा होगा कि इस तरीके से ये हमारी वर्टेबल कॉलम है, और इस वर्टेबल कॉलम में आपको ये कुछ नजर आ रही है रिंग्स की तरह, इनको बोलते हैं वर्टेब्रा। तो जो हमारी वर्टेबल कॉलम है, सोचो वो हमारी इस नेक से अराइज हो गई है, नेक से भी थोड़ा ऊपर से, और कहां तक रहती है, हमारे नीचे एब्डोमिनल पोर्शन तक रहती है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो मैं आपको कहती हूँ कि जो रिंग फॉर्म है, इनको बोलते हैं वर्टेब्रा। तो जो हमारा नेक से ऊपर वाला पोर्शन होता है, हमारे पास वहां पे 7 वर्टेब्रा होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, मतलब इसको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टेब्रा। उसके बाद हमारा थोरेसिक पोर्शन आता है, ठीक है। तो थोरेसिक पोर्शन में कितने होते हैं, 12 वर्टेब्रा होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है TH1, TH2, TH3, मतलब इसमें T12 लिखा है। तो थोरेसिक वर्टेब्रा कितने हैं, यहाँ पे पूरे 12 हैं। इसके बाद जो हमारे पास हमारा एब्डोमेन रीजन में वर्टेब्रा होता है, उनको बोलते हैं लंबर वर्टेब्रा। कितने होते हैं टोटल, 5। यहाँ पे भी देख लो, लंबर वर्टेब्रा है L1 से लेके L5 तक। तो L1, L2, L3, L4, L5, और बाद में ये कॉक्सिक्स आ जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि किडनी की लोकेशन कहाँ पर है। पहली बात तो किडनी हमारी आगे नहीं है, इधर पीछे की तरफ है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रा की बात करें, लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रा कौन सा हो गया, ये 12th वाला, ये वाला देख लो, ये 12th वाला। यहाँ पर, यहाँ से किडनी स्टार्ट हो जाती है, और जो लंबर वर्टेब्रा है उसके थर्ड पोर्शन तक रहती है, इस यहाँ तक। एक बार ऐसा स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लेते हैं, यही वाली स्टेटमेंट थी ऐसे, जहां तक यहाँ पे देखिए क्या वो बोल रहा है। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो यहाँ पर मेंशन है, कहा गया, हाँ, लोकेशन कहाँ पे किडनी की, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट thoracic एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा क्लोज टू द, कहा किसके क्लोज है, डॉर्सल, मतलब पीछे, आगे नहीं है। और उसकी जो इनर वॉल होती है एब्डोमिनल कैविटी की, एब्डोमिनल कैविटी की एक आउटर वॉल है, तो इसकी इनर वॉल है,
तो जो इनर वॉल है उसके साथ में काफी ज्यादा क्लोज एसोसिएशन में होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा। दोबारा एक बार ये वाला डायग्राम देख लो, ये वाला देखिए, ये वाला, ये हमारे पास है लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रा 12th वाला, और ये थर्ड तक बोल रहे हैं, मतलब L1 L2 L3। तो किडनी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक एक्सटेंड होती है इस तरीके से, मतलब यहाँ पे नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो इस तरीके से यहाँ पे पीछे की तरफ होती है। तो इतनी इसकी लोकेशन है। लास्ट यहाँ से एक्सटेंड हो रही है, लास्ट थोरेसिक से T12 से, और यहाँ पे 3 तक एक्सटेंड कर रही है। अगर ये वाला हम कंसिडर करें तो 1 2 3। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो पहले एक बार, मुझे बता दो। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे होगी थोड़ी सी, इधर होगी किडनी, यहाँ पे। ये वाला डायग्राम देखो, और वेंट्रल पे, ये वेंट्रल सरफेस है, पीछे डॉर्सल है, तो डॉर्सल पे होती है, वेंट्रल पे नहीं होती है। बताइए, दोबारा बताऊं या समझ में आ गया है? लोकेशन पता चली है या अभी भी नहीं चली है पता? दिव्यम, ओके जी। तो अब यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी की तरफ ही आते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे देखिए क्या बोला है, एक मिनट। तो ये इन्होंने यहाँ पे कहा कि किडनी क्या है, रेडिश ब्राउन है, बीन शेप का है, कहाँ पे लोकेट होता है, किस किस के बीच में? लेवल ऑफ द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा, क्लोज टू द डॉर्सल, पीछे है, इनर वॉल होती है एब्डोमिनल कैविटी की, उसके काफी क्लोज में होता है। अभी कह रहे हैं कि ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन, अगर हम उसकी लेंथ की बात करें तो क्या होता है, उसकी 10 से 12 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो अगर इस तरीके से मैं बनाऊं, उसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ कितनी है उसकी? 10 से 12 सेंटीमीटर वो आपकी क्या है, लेंथ है। 5 to 7 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। अगर हम इस विड्थ की बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर क्या है उसकी विड्थ है, एंड 2 to 3 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है, जो एवरेज वेट होता है। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो थिकनेस कितनी है? 2 to 3 सेंटीमीटर, और इसका वेट होता है 120 ग्राम से लेके 170 ग्राम के बीच में। तो ये डेटा है, ये आपको लर्न करना है कि जो एडल्ट ह्यूमन है उसकी किडनी होती है लेंथ वाइज 10 से 12 सेंटीमीटर बड़ी, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी, और थिकनेस होती है 2 to 3 सेंटीमीटर, और एवरेज वेट होता है 120 से लेके 170 ग्राम तक। अब यहाँ पे कुछ कुछ बातें बोली गई हमको, आप इधर डायग्राम से ही देख लेना। एक मिनट बस मैं इसको रब कर लेती हूँ पहले। ठीक है, फिर आप यहाँ पे जस्ट ओनली ये डायग्राम देख के आपको थ्योरी भी समझ में आ जाएगी और ये भी हो जाएगा समझ में। एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से सुनना, वो क्या बोल रहा है, towards the center of inner concave surface of kidney is a notch called hilum. हाइलम हम इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है बट इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं हाइलम। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारी किडनी है, ये देखो ये किडनी है, इसका जो सेंटर वाला एरिया है टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर वाला पोर्शन है, और इसका जो इनर कनकेव सरफेस होता है किडनी का, उसमें एक नॉच प्रेजेंट होती है, उस नॉच को बोलते हैं हाइलम। और इस हाइलम से देखो, आप खुद ही सोचिए, इस अगर ये हाइलम वाला रीजन है, कौन कौन यहाँ से पास हो रहे हैं? यूरेटर, आप देख लो ये यूरेटर पास हो रहा है, उसके बाद ब्लड वेसल, आर्टरीज, ये आर्टरी देख लो, ये वेन देख लो, ये पास हो रही है, और नर्व भी एंटर हो रही है इस किडनी के अंदर। तो हाइलम क्या है, एक नोच है यहाँ पे किडनी के अंदर की तरफ, उसका जो कनकेव सरफेस है, जहां से यूरेटर,
आर्टरी, वेन और नर्व क्या हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं इनर टू द हाइलम। अब हाइलम के अंदर क्या है, हाइलम के अंदर हमारे पास एक ब्रॉड फनल शेप का स्पेस होता है जिसको बोलते हैं रेनल पेल्विस। अब आप ये नेक्स्ट वाला डायग्राम देखो, ये वाला, ये देखिए, ये हमारे पास को इधर ये हाइलम था और ये आपको ये फनल शेप का स्पेस नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं रेनल पेल्विस, जिसकी शेप कैसी है, फ्लास्क शेप की, फ्लास्क शेप है कौन, रेनल पेल्विस। तो यहाँ पर क्या लिखा गया था कि हाइलम के अंदर ही हमारे पास एक ब्रॉड काफी चौड़ा है फनल शेप का स्पेस है, उस स्पेस को बोलते हैं रेनल पेल्विस, जिसमें क्या होती है, बहुत सारी प्रोजेक्शन होती है, प्रोजेक्शन को बोलते हैं कैलिक्सेस। आप प्रोजेक्शन भी देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए ये वाली, आपको इसकी ये प्रोजेक्शन नजर आ रही है, ये देखो प्रोजेक्शंस, इन प्रोजेक्शन को बोलते हैं क्या, कैलिक्स बोलते हैं। तो ये रेनल पेल्विस है, रेनल पेल्विस से क्या हो रही है, एक प्रोजेक्शन राइज में, इन प्रोजेक्शन को बोलते हैं रेनल कैलिक्स। एक नोच था, उस नोच को बोलते हैं हाइलम, और हाइलम के बाद एक ब्रॉड शेप का स्पेस, उसको बोलते हैं पेल्विस, और पेल्विस के बाद कौन है हमारे पास यहाँ पे, कैलिक्स है। अब ये बोल रहे हैं कि जो आउटर लेयर जो है किडनी की वो टफ होती है, उसको बोलते हैं कैप्सूल। यही बात मैंने आपको बताई थी भी कि जो किडनी का सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इसको हम कैप्सूल बोलते हैं, काफी ज्यादा हार्ड होती है और यहाँ पे टफ होती है। उसके बाद आउटर वाला रीजन इसका कॉर्टेक्स रीजन वाला इसका मेडुला है। तो ये बोल रहे हैं कि इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन, आउटर वाला कॉर्टेक्स होता है और इनर वाला मेडुला होता है। मेडुला क्या होता है, डिवाइड होता है फ्यू कॉनिकल मासेस में। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो यहाँ पे देखिए इस तरह की कॉनिकल मासेस है, इनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। ऐसे ही पिरामिड बन नहीं रहा है बट इनकी पिरामिड शेप होती है। तो मेडुला डिवाइड होता है फ्यू कॉनिकल मासेस, इनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, जो किसकी तरफ प्रोजेक्टिंग होता है, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिक्सेस, एक को बोलते हैं कैलिक्स। तो कॉर्टेक्स जो हमारा रीजन है, अब देखिए बाहर वाला कॉर्टेक्स था, अब कॉर्टेक्स देखिए इस मेडुला के बीच में एक्सटेंड कर रहा है, उसको बोलते हैं रेनल कॉलम एंड कॉलम ऑफ बटी। तो कॉर्टेक्स एक्सटेंड करता है इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड। ये वाला पोर्शन देखिए, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा भी क्या है, क्या है, ये रेनल कॉलम है। तो ये बोल रहे हैं कि मेडुलरी पिरामिड को एक्सटेंड करता है कौन, कॉर्टेक्स, जिसको बोलते हैं रेनल कॉलम, इसी को बोलते हैं कॉलम ऑफ बटी। हर एक किडनी के पास कितने होते हैं, मिलियंस में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्या है, फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, जो हमारी किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट है, नेफ्रॉन क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होता है, सारा फंक्शन परफॉर्म करना, मतलब एक ब्लड को क्लीन करना, वो नेफ्रॉन का ही काम होता है। अब नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, बस इतना करवा रही हूँ, बाकी पोर्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर। तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है रेनल टिब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है, टफ्ट होता है कैपिलरीज का, ये देख लो आप, ऐसे मैंने भी आपको बता भी दिया था, ये देखो टफ्ट दिख रहा है आपको कैपिलरीज का, जो एफरेंट आर्टियोल से बना है, और बाद में इसको कौन सराउंड कर रहा है, सराउंड कर रहा है बाउमेन कैप्सूल्स, ये इधर आप देख सकते हो। तो हमारे पास रेनल टिब्यूल, सॉरी ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट है कैपिलरीज का, जो किससे बनता है, एफरेंट आर्टरी से, ध्यान रखना एफरेंट से बनता है, इफरेंट से नहीं बनता है। फाइन ब्रांच होता है रेनल आर्टरी का। तो ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन इफरेंट आर्ट्रियोल। सिंपल सा मतलब ये है कि एफरेंट आर्ट्रियोल हमें ना ब्लड को लेकर आता है क्लीन करने के लिए ग्लोमेरुलस के पास। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, उस ब्लड को फिल्टर कर देता है। तो कुछ ब्लड इसने फिल्टर कर दिया, और जो ब्लड फिल्टर नहीं किया वो ब्लड दोबारा वापस चला जाता है। तो वापस जाने के लिए होता है इफरेंट आर्टरी, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि पीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट है। ये पोर्शन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। लेकिन ये बताइए आपको इतना समझ में आया है, किडनी का डायग्राम समझ में आया है, इसमें कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। बताइए। दिव्यम और कमलप्रीत आप भी बता दो, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।
अभी डाउट नहीं है? ओके चलो फिर बाकी पोर्शन फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। तो अभी सेशन यहीं पे एंड करते हैं, तो प्लीज आप यहां तक पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ओके जी, वेलकम कमलप्रीत। थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम दिव्या।